साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IITM मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ES यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रीवियस ईयर का एक एग्जाम है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ES के जो पेपर आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो पेपर आपके होंगे वो CBT होंगे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों का पेपर होगा, चाहे वो पेपर ट्रेड थ्योरी का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तीनों सब्जेक्ट के पेपर आपके ऑनलाइन होने हैं, कंप्यूटर पे होने हैं। तो आज हमने जो पेपर लिया है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये पेपर अभी मार्च 2021 में फीटर ट्रेड के लिए हुआ था और इसमें हमने जो क्वेश्चन थे ES के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वो डिस्कस करने हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, ये जो पेपर है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020, इसको क्या कहा गया है AITT 2020 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जाम। और ये किस ट्रेड के लिए है? फीटर ट्रेड के लिए है। ये फीटर ट्रेड है NSQF। इसमें आपका जो पेपर हुआ था किस तारीख को था? 16/3/2021 को, यानी कि 16 मार्च 2021 को पेपर हुआ था। ट्रेड थ्योरी के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए। तीनों जो सब्जेक्ट है उनका पेपर एक ही हुआ था, सेम पेपर था। वो इस प्रकार था, जो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन थे वो 40 थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन थे और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी 20 क्वेश्चन थे। टोटल जो क्वेश्चन थे वो 80 थे। तो आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 20 क्वेश्चन थे वो डिस्कस करेंगे। हम दूसरी वीडियो हैं, उन वीडियो में ट्रेड थ्योरी का और वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 1 से 40 तक क्वेश्चन थे वो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन थे। उसके बाद 41 से 60 तक हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन थे और 61 से 80 तक हमारे जो थे वो ES के लिए थे। तो हम 61 से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 61, जो कि ES से संबंधित है। इसके बाद 61 से लेकर 80 तक जो सारे क्वेश्चन है वो ES के ही हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन रेफर टू। हमारा यहाँ स्पेस है, इस जगह पे आपने बताना जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसको रेफर करता है। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। तो हिंदी में क्या हो सकता है? उच्चारण, यहाँ पर खालिस्तान है, को संदर्भित करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, डिप्थोंग, कॉन्सोनेंट, पंक्चुएशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जब आप कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हो तो क्या निकलता है? ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है। तो प्रोनाउंसिएशन रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का उत्पादन। तो प्रोनाउंसिएशन रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के उत्पादन को वो संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। आपने कार्डिनल नंबर बताना है कि वो कौन सा होगा। 10, ये नीचे 5, 7 और 11 ये किस में लिखे गए? रोमन में लिखे गए हैं। तो जो कार्डिनल नंबर होता है, हमारे जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं जिसको हम काउंटिंग बोलते हैं, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, ये अनलिमिटेड जितने भी आपके नंबर हो सकते हैं वो सारे किस में आते हैं? कार्डिनल नंबर में आते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारा 10 है वो क्या है? कार्डिनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी जो है B, C और D ये किस में है? रोमन पद्धति में लिखे गए हैं। तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या था? ए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं? निम्न सत्र की भाषा को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो हमारी ऑप्शन है सोर्स कोड, मिडलवेयर, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो आप सभी को पता है कि लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन जो लैंग्वेज होती है वो किस तरह की होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आपने ऐसे इस पे सी पे टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A written description of duties and responsibilities to be carried out in a job is called, आगे स्पेस, आपने बताना है किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है CV, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूम, जॉब एप्लीकेशन। तो CV और आपका रिज्यूम क्या होता है? जिसमें आप जब भी किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप वहां पर जो अपना टोटल ओवरव्यू है, अपना इंट्रोडक्शन है वो देते हो। और जॉब एप्लीकेशन, जब भी कोई आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो उस एप्लीकेशन को बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन।
लेकिन जिसमें आपकी सारी चीजें, सभी कार्य जो करते हुए जिम्मेदारियां हैं लिखी होती हैं, किसमें लिखी होती हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है, नौकरी का विवरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम सभी जो कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उस ड्यूटी से रिलेटेड सभी इसमें लिखते हैं, तो उसको कहा जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, खालिस्तान। कंप्यूटर प्रणाली में खालिस्तान होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, वो किस किस से बना होता है? तो ऑप्शन हमारे पास है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम से बना होता है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है, या माउस एंड कीबोर्ड से बना होता है, और डी सर्किट डायग्राम से बना होता है। तो आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। क्वेश्चन क्या हमारा? कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड खालिस्तान। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास हैं, लैन, मैन, वैन या कैन। तो आपने ये बताना है, ये अलग अलग तरह के हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं, आपने वो बताना है जो एक क्षेत्र में, एक राष्ट्र, पूरे राष्ट्र में या पूरे वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। देखो, फर्स्ट है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और कैन का मतलब होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो जो लैन है ये लोकल में काम करती है, छोटे एरिया में काम करता है। मेट्रोपॉलिटन एक शहर में काम करता है, थोड़ा सा लोकल एरिया से बड़े पे। और वैन है जो वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो है आपके पूरे नेशनल में, वैश्विक स्तर पर काम कर सकता है। वाइड एरिया, वाइड का मतलब जिसका एरिया बहुत ज्यादा वाइड होता है, उस एरिया में काम करता है। तो पूछा ही ये गया कि कंप्यूटर नेटवर्क जो कि एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वैन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपीयू स्टैंड फॉर। आपने सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड एक टर्म है सीपीयू। तो ऑप्शन आपके पास है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी जो एग्जैक्ट फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू होता है कंप्यूटर में, इसका काम क्या होता है? जितने भी ऑपरेशन होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, कंट्रोल करने के ऑपरेशन, या लॉजिकल कोई ऑपरेशन है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, वो सारे के सारे किसके थ्रू होते हैं? सीपीयू के द्वारा होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? जिस प्रकार की उस प्रोग्राम में आपको उसको कमांड दी गई हो, उसके अनुसार वो काम करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है कंप्यूटर में सीपीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड खालिस्तान। एक्सेल में किसी रो का मतलब पंक्ति, और कॉलम का मतलब स्तंभ में इंटरसेक्शन को खालिस्तान कहा जाता है। यानी जहां पर आपके रो और कॉलम मिलते हैं, आपको पता है इस प्रकार से सेल बनी होती है एक्सेल में। इसमें आपके जो रो है और जो कॉलम है वो एक दूसरे को काटते हैं। तो जो एक काटने पर इंटरसेक्शन में बनता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपकी है सेल, लेबल, स्क्वायर, वर्कशीट। तो इसको एक डिब्बे को, एक इसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। जहां पर भी कोई रो और कॉलम मीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल। किसमें? एक्सेल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम्स अंडर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाना सुनना किसके अंतर्गत आता है? आप जो सॉन्ग सुन रहे हो, केवल वो अपने आनंद के लिए सुन रहे हो, तो वो किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन आपके पास है क्रिटिकल लिसनिंग में, थेरापेटिक लिसनिंग में, एप्रिसिएटिव लिसनिंग में, या कंप्रीहेंसिव लिसनिंग में। तो जब आप सिर्फ आनंद के लिए सॉन्ग सुनते हो, गाने सुनते हो, वो आता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग में, यानी कि प्रशंसात्मक लिसनिंग में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, एप्रिसिएटिव लिसनिंग में। तो आप अगर आनंद के लिए गाने सुन रहे हो केवल, तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर इज कॉल्ड। यानी कि मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स या गोल। तो जो
हम राइट या रॉन्ग है, हमारे जो विचार हैं वो किस प्रकार के हैं, उसकी जो स्टडी है वो किस में आता है, हमारा एथिक्स में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, एथिक्स में। मोटिवेशन आपको पता है, प्रेरणा देना, किसी को मोटिवेट करना। सेकंड सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आप स्वयं कितने जागरूक हो। एथिक्स का मतलब होता है कि किस प्रकार के उसके विचार हैं, उसके विचारों का आदान प्रदान करना, वो गलत हैं सही हैं उसकी स्टडी करना, क्या किस में आता है, एथिक्स में आता है। गोल आप सभी को पता, लक्ष्य होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, एथिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन अ ह्यूमन एंडेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज, यानी कि उद्यमिता को खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, स्वरोजगार भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज द वेब बेस्ड अकाउंटिंग, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, यानी कि अकाउंटिंग में इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड फॉर मॉडर्न बिजनेस, बीजी, टैली, विंग्स। तो जो अकाउंटिंग में यूज करते हैं हम मेनली, वो यूज करते हैं टैली। आप सभी को पता भी होगा टैली का प्रयोग किया जाता है सभी बिजनेस में। टैली जो सॉफ्टवेयर होता है, इसके द्वारा हम जितने भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनका सब का हिसाब किताब टैली में रखा जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है, अकाउंटिंग के लिए होता है। इट इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटरप्राइज इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो भी एंटरप्राइजेज हैं, जो फैक्ट्री हैं, जो कंपनीज हैं, वो किसी ना किसी चीज के प्रोडक्शन में, किसी गुड्स के प्रोडक्शन में लगी होती है, उसको क्या कहते हैं या किस कैटेगरी में आती हैं। ऑप्शन हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, सर्विस एंटरप्राइजेज, माइक्रो एंटरप्राइजेज या मैक्रो एंटरप्राइजेज। तो जो भी एंटरप्राइज गुड्स का प्रोडक्शन करती है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करती है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। क्या बोलते हैं, विनिर्माण उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, कम उत्पादकता, यानी अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है तो उससे क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है जॉब सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा या इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। अब आप समझ सकते हो, अगर प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन कम होगा तो उससे क्या होगा। फर्स्ट है जॉब सिक्योरिटी, बिल्कुल नहीं, जॉब कैसे सिक्योर हो सकते, प्रोडक्शन ही कम हो गया। दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल से तो मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। यस, जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी देश के सीमा क्षेत्र में, विद इन द बाउंड्री, उस देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन होता है वो सब किस में आते हैं, जीडीपी में आते हैं। प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब क्या, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जीडीपी भी पर कैपिटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो जीडीपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, भूकंप को खालिस्तान नामक यंत्र से मापा जाता है। जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, उसको किस यंत्र से मापा जाता है। क्वेश्चन हमारा ये है। ऑप्शन हमारे पास है टेलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, ओसिलोग्राफ, बारग्राफ। तो भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड, यानी कि उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो लिविंग थिंग होती है, एनवायरमेंट के साथ उनका क्या संबंध है, अगर उसकी स्टडी करनी हो तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी या इकोलॉग। तो जो हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग की एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या एनवायरमेंट पे उसका क्या फर्क पड़ता है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो आता है हमारा इकोलॉजी के अंडर। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग के रिलेशन को पढ़ते हैं एनवायरमेंट के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी कि नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्री की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है। जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल होता है
जिसको हम एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं, उसको यूजलेस समझ लेते हैं, अगर उसको दोबारा हम उत्पादन में लाकर कोई भी दूसरी यूजफुल चीज बनाते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट या रिडक्शन इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब भी हम डिस्कार्डेड मटेरियल को कोई भी न्यू यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो उसको कहा जाता है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सामग्री का पुनःचक्रण। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 हमारा, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO, यानी कि आपको ILO की फुल फॉर्म बतानी है, इसका विस्तार बताना है। ऑप्शन हमारे पास है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो ILO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, फिशबोन, फिशबोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, फिशबोन चार्ट को खलिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास है कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट या हिस्टोग्राम। जो फिशबोन चार्ट है ये एक टूल है, जब भी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने का एक टूल है। तो इसको फिशबोन चार्ट को हम कोज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोज एंड इफेक्ट डायग्राम भी। इसके द्वारा हम कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका कोज क्या होगा, यानी किस कारण से वो उत्पन्न हुई है और उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसको फिशबोन चार्ट को हम कोज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कारण और प्रभाव आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 80, व्हाट डज सेरी SERI स्टैंड फॉर? SERI किसके लिए है? आपके पास ऑप्शन है सॉर्टिंग आउट, सेल्फ डिसिप्लिन, स्टैंडर्डाइजेशन और डी ऑप्शन है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो जो SERI सेरी जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सॉर्टिंग आउट, यानी कि सुलझाने के लिए इसका प्रयोग किया, कोई भी समस्या आती है उसको सुलझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये थे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन जो भी मार्च 2021 में पेपर हुआ था फिटर ट्रेड के लिए। तो आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में भी अच्छी तरह से आया होगा। तो हमें इसी प्रकार से जो दूसरी ट्रेड के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आए थे उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ES का, और आप एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन आए उसको कर पाओ। तो साथियों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो भी समय से मिलती रहे। इस चैनल पर आपको ITI से रिलेटेड, चाहे वो स्टडी की है या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, नया नोटिस आता है एग्जाम से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड, इस प्रकार की जो सूचनाएं इन्फॉर्मेशन भी समय पर मिलती रहती हैं। तो धन्यवाद साथियों, जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।